कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण। आज द्वितीय वर्ष यानी सेकेंड ईयर की कक्षा में आरंभिक जो तुर्की शासक हैं, ममलूक शासक या गुलाम वंश के शासक, उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। समय थोड़ा कम है यूट्यूब पे बताने के लिए, इसलिए इसके नोट्स की PDF भी आज ही मैं प्रयास करती हूँ कि आपसे शेयर कर लें, ताकि आप इससे और लाभान्वित हो, पूरा कंसेप्ट आपका इसके संबंध में क्लियर हो जाए। ठीक है। इल्तुतमिश शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक लगभग 25 वर्षों तक इसने दिल्ली पर शासन किया। बचपन में इल्तुतमिश स्वतंत्र पैदा हुआ था, लेकिन अपने गुण के कारण, सुंदरता के कारण इसके भाई इसके प्रति ईर्ष्यावान थे, तो उन्होंने क्या किया, चोरी छिपे इसे बेच दिया। इस कारण इसका जीवन जो है गुलाम के रूप में शुरू हुआ। बिकते 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 कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे खरीद लिया। इसकी योग्यता से वो बहुत ही प्रभावित था और गौरी के आक्रमण जो थे उसके समय इसने काफ़ी वीरता प्रदर्शित करी। ऐसा ही था एक 1206 का खोखरों का विद्रोह। इस खोखरों के विद्रोह में इल्तुतमिश ने बहुत अधिक वीरता का परिचय दिया और गौरी इल्तुतमिश से बहुत प्रभावित हुआ। उसने ऐबक से कहा कि इल्तुतमिश को जो है वो गुलामी से मुक्त कर दे, और इल्तुतमिश गुलामी से मुक्त हो गया। ऐबक इससे इतना प्रभावित हुआ कि अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश के साथ कर दिया और इसे बदायूं का सूबेदार बनाया। और जब ऐबक की मृत्यु हुई उस वक्त इल्तुतमिश जो है वो बदायूं, बरन कहते थे उस समय, वहाँ जो है वो सूबेदार के पद पर नियुक्त था। अब जब ऐबक की मृत्यु हुई तो उसका उत्तराधिकारी कौन हो, इसके संबंध में विवाद चला। तो कुछ इतिहासकार तो मानते नहीं हैं कि ऐबक का पुत्र था, और कुछ कहते हैं कि ऐबक का पुत्र था। आराम शाह नामक एक नवयुवक को जो है 1210 में ऐबक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन जो बाकी के सारे सरदार थे वो इल्तुतमिश के समर्थक थे और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वो योग्य था कि आप आकर दिल्ली की सत्ता संभालें। तो इल्तुतमिश आया, आराम शाह को उसने पराजित कर लिया और दिल्ली की गद्दी पर वो बैठ गया। घटना है 1211 ईस्वी की। अब दिल्ली की गद्दी के बैठने के बाद उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनसे किस तरह से वो निपटा, ये सारी जो है वो इल्तुतमिश को एक विलक्षण व्यक्तित्व का धनी बनाती है। ये सारी की सारी ही बातें। सबसे पहले मैंने बताया था कि जब गौरी की मृत्यु हुई तो उसका साम्राज्य 3 भागों में विभक्त हो गया था। भारत, जहाँ ऐबक शासन कर रहा था, सिंध में कुबाचा और गजनी में यल्दौज और कुबाचा, ये दोनों ही इल्तुतमिश ऐबक के लिए भी कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। ऐबक के टॉपिक में हमने देखा तो इल्तुतमिश के लिए भी कठिनाइयाँ इन्होंने उत्पन्न करी। जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो यल्दौज ने कुछ ऐसे उपहार भेजे जो कि किसी नीचे सूबेदार को भेजे जाते हैं, लेकिन उस समय इल्तुतमिश ने बहुत ही शांति से काम लिया। इधर कुबाचा कठिनाई उत्पन्न कर रहा, इधर यल्दौज। अगर दोनों से एक साथ ही वो भिड़ता तो उसकी पराजय निश्चित थी। उसने समय का इंतज़ार किया। धीरे धीरे परिस्थितियाँ उसके अनुकूल होती चली गई। तराइन के युद्ध में, ये तराइन का तीसरा युद्ध है, इसने यल्दौज को पराजित कर दिया। गजनी गया और पराजित होने के बाद वापस से गजनी के किसी भी शासक ने भारत पर अपनी संप्रभुता का कोई भी दावा नहीं किया। दूसरा प्रतिद्वंदी था कुबाचा, जो कि सिंध की तरफ में था। ये भी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहा था एक तरह से इल्तुतमिश के लिए, लेकिन उसने समय का इंतज़ार किया। इसी बीच मंगोलों की समस्या आई। दूसरे टॉपिक में हम उसकी चर्चा करेंगे। मंगोलों की जो समस्या आई तो इल्तुतमिश ने पहले उनसे निपटा, और जब चंगेज़ खान वापस चला गया तब इसने कुबाचा को पराजित कर दिया। कुबाचा जो है सिंध की नदी में डूब करके मर गया। इस तरह से भारत के बाहरी जो क्षेत्र थे उनका दिल्ली सल्तनत से नाता बिल्कुल टूट गया। अब ये बिल्कुल एक स्वायत्त संप्रभु राज्य बन करके रह गया था। दूसरी जो इल्तुतमिश को मुख्य समस्या का सामना करना पड़ा, मंगोलों की समस्या। इस समय विश्व के इतिहास में एक दावानल की तरह से उभर करके आया था चंगेज़ खान।
जो कि खुद को ईश्वर का अभिशाप कहने में उसको बड़ा ही गर्व होता था कि मैं ईश्वर का श्राप हूँ, जिसको लग गया उसको कोई भी दुनिया में नहीं बचा सकता। चंगेज़ खान ने बच्चों ख्वारिज़्म पर हमला किया था और इस हमले के दौरान ख्वारिज़्म का जो शहज़ादा था, राजकुमार था, जलालुद्दीन मंगबरनी, वो बचते बचाते भारत की तरफ आया और उसने इल्तुतमिश से मदद मांगी कि मेरी मदद कीजिए और हम सब मिल करके चंगेज़ खान को पराजित कर देंगे। इल्तुतमिश एक कूटनीतिक रूप से बहुत ही सफल शासक था। उसने परिस्थितियों का अच्छे से विश्लेषण किया कि हम मंगोलों को पराजित नहीं कर सकते, इसलिए उसने मंगबरनी की सहायता करने से इनकार कर दिया। इसी दौरान उसका पीछा करते हुए चंगेज़ खान भी सिंधु नदी के तट तक आ गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि मंगबरनी की सहायता नहीं कर रहा इल्तुतमिश, तो बड़ा प्रसन्न हुआ और कहते हैं कि इसी कारण वो जो है भारत पर बिना आक्रमण किए चला गया। तो पूरा हमारा देश जो है, भारत जो है, एक अभिशाप से एक तरह से बच गया। ये इल्तुतमिश की योग्यता का ही, उसकी बुद्धिमत्ता का ही एक प्रमाण है, एक उदाहरण है। अब तीसरा जो बिंदु मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी वो है चालीसा दल। जब बच्चों इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो यल्दौज के कुछ समर्थक थे, कुछ कुबाचा के समर्थक थे, जो उसकी स्थिति को लगातार कमज़ोर करने का प्रयास प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, छुप करके और खुलेआम कर रहे थे। इनसे कैसे निपटा जाए? तो ऐसी परिस्थितियों में जो एक चतुर व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने खुद के समर्थकों को तैयार करता है। वैसा ही इल्तुतमिश ने किया। उसने जो है अपने विश्वस्त 40 गुलामों का एक दल बनाया, जिसे चालीसा दल या तुर्कान ए चहालगानी के नाम से जाना जाता है। ये जो 40 इसके दास थे, इन्हीं को महत्वपूर्ण पदों पर, अच्छी अच्छी जगहों पर इनको सूबेदार बनाया गया, अच्छी इक्ताएँ इनको दी गई। तो ये पावरफुल हो गए, शक्तिशाली हो गए, और इस कारण क्योंकि उनकी आय का स्रोत जो है या उनका महत्व जो है इल्तुतमिश में ही निहित है, इसलिए वो इल्तुतमिश के कट्टर समर्थक हो गए। तो विद्रोह की समस्या से एक तरह से उसे, जो उसके विरोधी थे, जो षड्यंत्र कर रहे थे, उससे उसको काफ़ी आराम मिल गया। अगली जो है, हालांकि उसके पास समय तो था लेकिन फिर भी पूरी तरह से वो संचालन नहीं कर पाया, लेकिन जो उत्तरी भारत में जागीरदारी या सामंत प्रथा प्रचलित थी, उसके बदले उसने इक्तादारी प्रथा विकसित की। इक्ता किसे कहते हैं कि सैनिक जो कार्य करते हैं, जो सेना रखते हैं सुल्तान के अंडर में, उनको वेतन के बदले भूमि का हिस्सा दिया जाए कि आप इससे राजस्व लीजिए, हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए, बाकी जो है प्रशासन भी आप इसी का संभालिए, आप रेवेन्यू कीजिए, ये सारे काम कीजिए। ये जो क्षेत्रों में बांटा पूरे साम्राज्य को, जैसे आज हम जिलों में, राज्यों में बांटते हैं, उनको जो है इक्ता कहा गया। और इनका जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी था इक्तेदार, ठीक है, जो इल्तुतमिश के अधीन सामंत थे, उनको कहा गया। अब इक्तेदार और जो हमारी सामंत प्रथा चली आ रही थी, उनमें एक फ़र्क था, बेसिक जो फ़र्क था वो ये था कि हमारे यहाँ जो ठाकुर रावत सामंत जो होते थे, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था। एक बार वो किसी को दे दिया गया तो पैतृक हो जाता था। यहाँ जो है इल्तुतमिश ने चतुरता से कि अगर एक ही जगह पर टिके रहेंगे तो वो मजबूत बनेंगे, कल को विद्रोह कर देंगे, तो वो समय समय पर इक्तेदारों का ट्रांसफ़र या स्थानांतरण करता रहता था। इस तरह से उसने एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली, जो लगभग सल्तनत काल में चलती रही। अब पांचवा बिंदु है खलीफा से मान्यता। बताया था मैंने आपको कि इस्लाम जगत का धार्मिक और राजनीतिक जो मुखिया होता है वो खलीफा कहलाता है। तो इससे मान्यता मिलने के बाद, हालांकि उसका कोई वैसे देखा जाए तो कोई महत्व नहीं है पॉलिटिकली तो या इकोनॉमिकली, लेकिन हाँ, एक शासन को वैधता प्रदान करने के लिए ये ज़रूरी है। 1229 में बगदाद का जो खलीफा था, उसने इल्तुतमिश को जो है सुल्तान का जो है पत्र भेजा कि आप जो है मेरी तरफ से इस रियासत के सुल्तान नियुक्त किए जाते हैं। तो इससे जो है इल्तुतमिश के शासन को एक तरह से सर्टिफिकेट मिल गया, वैधता मिल गई। 1229 की ये घटना है। इस कारण उसका जो विरोधी थे उनको और भी जो है मुक्की खानी पड़ी। इसके बाद में सिक्के, अभी तक मोहम्मद गौरी के भी जो सिक्के हमें मिले हैं वो विशुद्ध अरबी नहीं हैं। उनके एक तरफ लक्ष्मी का चिन्ह है जो कि भारतीय देवी है, और दूसरी तरफ संस्कृत में या हिंदवी भाषा में कुछ लिखा हुआ है।
शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला इल्तुतमिश भारत का पहला शासक था। उसके सिक्के उसने 2 तरह के चलाए, हाँ, चांदी के टका और तांबे के जीतल। वापस दोहरा रही हूँ, चांदी के सिक्के इल्तुतमिश के समय टका कहलाते थे और तांबे के सिक्के जीतल कहलाया करते थे। इस तरह से उसने एक नई मुद्रा व्यवस्था की नींव डाली जो आगे चल कर के मध्यकाल में और पनपने वाली थी और जो है ये सिक्के बढ़ने वाले थे अरबी तरह के। अब शासन, कोई शासक कैसा है तो उसके शासनकाल में कहीं विद्रोह भी हुए होंगे, होते ही हैं, हर शासक को इनसे जूझना पड़ता है। उस समय मध्यकाल में विशेष रूप से कोई शासक सैनिक रूप से जितना ताकतवर होगा उतना ही उसको ताकतवर आगे माना जाएगा दूसरे क्षेत्रों में भी। इल्तुतमिश के काल में भी समय समय पर कभी बंगाल में विद्रोह फूटा, कभी राजस्थान के राजपूताना क्षेत्रों में ग्वालियर ने, इसने इन सभी विद्रोहों को काफ़ी भली प्रकार से दबाया। उसकी सैनिक कुशलता का उसने जगह जगह परिचय दिया। बंगाल में एवास के समय 2 बार विद्रोह था, एक इख्तियारुद्दीन के समय, तीनों विद्रोहों को उसने कुचला। जोधपुर में मंडोर जो परमारों की राजधानी थी उसके विद्रोह को कुचला। रणथंभोर को उसने जो है विजित किया। इसके अलावा जो है ग्वालियर को उसने विजित किया। इस तरह से जगह जगह जो उत्तरी भारत में मुख्य मुख्य जगह विद्रोह जहाँ पनप रहे थे उसको उसने दबाया। ये उसकी सैनिक कुशलता का भी द्योतक है। इसके साथ ही जब हम अगला इसका टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आएगी हमारे रज़िया। वैसे इल्तुतमिश का जो बड़ा बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, वो उसका प्रिय पुत्र था राजकुमार मोहम्मद, जो कि एक आक्रमण के समय मारा गया था। जब वो मारा गया तो इल्तुतमिश के वैसे तो और भी पुत्र थे, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह था, आराम शाह था, बहराम शाह था, सभी थे, लेकिन उसे पता था कि मेरे इन पुत्रों से ज़्यादा मेरी पुत्री शासन में योग्य है। वैसे आज हमारे दिमाग में इस्लाम का एक ऐसा रूप आता है जो कि बहुत ही कट्टर है, पुरातन है, महिलाओं को अधिकार देने से हिचकते हैं। और आज से इतने साल पहले की, मैं 1200 की बात कर रही हूँ, लगभग 900 वर्ष पहले की बात कर रही हूँ, 800 वर्ष पहले की बात कर रही हूँ। उस काल में अगर कोई शासक ये सोचता है कि मेरे बेटे होते हुए भी मैं अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बनाऊंगा, सुल्तान के पद पर सुशोभित करूंगा, तो ये उसकी अग्रगामी सोच कि वो समय से कितना आगे था उसका परिचायक है। अपनी मृत्यु से पूर्व ही इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रज़िया को उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था और सिक्कों तक पर उसका नाम खुदवाना शुरू कर दिया था। इल्तुतमिश के लिबरल होने का, उसके अग्रगामी सोच का, वो सारे इस्लामी कट्टरपंथ के दायरे से बाहर है, उसका बहुत बड़ा परिचायक है। ये थी इल्तुतमिश के जीवन की मुख्य घटनाएं, मुख्य उसकी क्या क्या विजय हैं, क्या उसकी उपलब्धियां हैं, इसकी एक शॉर्ट सी छोटी सी जानकारी मैंने आपको प्रदान की। वैसे मैंने बीच में ही बता दिया है कि PDF फाइल नोट्स के द्वारा मैं ये सारी इसकी उपलब्धियां शेयर करूंगी ताकि आप जब उसको पढ़ें और ये वीडियो देखें तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो भी आपके बीच में कुछ कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में उससे आप मुक्त हो जाएं। तब तक के लिए आप कॉलेज के जो अन्य वीडियोज़ आ रहे हैं आपके विषयों के, उनको देखें और कॉलेज का चैनल जो है वो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।